Hey guys, welcome to Study IQ. I'm Nisha Chaudhary and let's get started with today's session. Previous session में हम टेंस पे थे. टेंस में भी हमने सिंपल प्रेजेंट स्टार्ट किया हुआ था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. सिंपल प्रेजेंट या इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए एक बार, ये हम पहले कर चुके हैं क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होंगे. मैं फिर से आपको बता रही हूँ. देखो इसमें क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ और सिर्फ V1 को यूज किया जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं हम. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES भी रहता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है. तो बस इतना सा है हमारा सिंपल प्रेजेंट, और उसी के हम देख रहे थे डेली लाइफ में क्या क्या यूसेज है, वही हम कर रहे थे. तो चलिए आगे चलते हैं अभी. अच्छा, अभी के लिए एक बार मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ. देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी. सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कोई काम करने वाला प्लूरल है, तो वर्ब यानी वो एक्शन भी हम प्लूरल में ही लिखेंगे. वर्ब को सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे देखिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए SES या IES को यूज किया जाता है. बस ये इंपॉर्टेंट है. चलिए आगे चलते हैं. अच्छा, इससे पहले ना एक बार प्रीवियस डे का हम टास्क देख लेते हैं. येस्टरडे लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में क्या टास्क दिया था मैंने ये कहा था कि जो उस सेशन में जितने भी सेंटेंसेस यूज हुए हैं, आपको करना क्या है, आपको उन सबको उनकी नेगेटिव फॉर्म में ट्रांसलेट करना है. आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास आए थे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट, उन्होंने पिक्स सेंड की हैं अपने टास्क की. तो अच्छा लगा मुझे देख के कि आप लोग मेहनत कर रहे हो. तो चलिए इन सभी सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव फॉर्म में. इनकी नेगेटिव पार्ट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन्हें. तो देखिए, नेगेटिव बनाने के लिए हमें ये पता है कि हम नॉट को यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता कि नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया. हमें ये भी देखना है कि किस जगह पे नॉट लगेगा. हर जगह पे हम कहीं पे भी ऐसे नहीं लगा सकते नॉट. अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ही यूजुअली कम्स हियर टू रीड द न्यूज़पेपर. अब यहाँ पे आप ऐसे अगर करोगे, ही यूजुअली कम्स नॉट हियर टू रीड द न्यूज़पेपर, वो गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो नॉट है ना, ये आप कैसे भी मतलब किसी भी वर्ड के साथ में नहीं लगा सकते. ये नॉट जो है ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही आएगा. ये बात हमेशा ध्यान रखना. यानी नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही आएगा. और हेल्पिंग वर्ब में हमारे कौन कौन से वर्ड्स रहते हैं, क्या क्या रहता है हेल्पिंग वर्ब में, मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत बार. मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ. हेल्पिंग वर्ब में हमारे प्रेजेंट में तो रहते हैं इज एम आर, पास्ट में रहते हैं वाज वर, और परफेक्ट केस में रहते हैं हैज हैव. ये सारे आते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब में, हैज हैव हैड. तो अब देखिए, इनमें हम नॉट लगा के नेगेटिव बनाते हैं. अब यहाँ पे देखिए, ही यूजुअली कम्स हियर टू रीड द न्यूज़पेपर. अब इसमें तो कोई भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, है ना. तो इसमें तो कोई भी उनमें से नहीं थी जो अभी मैंने बोली, ना इज एम आर, ना वाज वर, और ना ही हैज हैव हैड, उनमें से कुछ था. तो यहाँ पे हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे. देखो, कई बार क्या होता है, हमें पका पकाया दिया गया होता है ना. ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था. यानी कई बार तो आपको मिल जाएगी इज एम आर इनमें से, तो उनमें आप लगा दोगे. कई बार क्या होता है कि हमें है ना इंग्रेडिएंट्स दे दिए जाते हैं कि आप खुद से ही तैयार करो. तो हमें क्या करना होता है, वो सारी चीज़ों को उठा के फिर हमें खुद से बनाना होता है, फिर हम उसको यूज़ करते हैं. यानी पका पकाया नहीं मिलता, हमें अलग अलग जगह से उठा के पकाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके वो तैयार होता है. वही केस यहाँ पे. अब यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखी. अगर दे नहीं रखी तो हमें बाहर से लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि नॉट तो हेल्पिंग वर्ब में ही लगेगा, ये तो और कहीं लग ही नहीं सकता. यानी हमें बाहर से हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी. कौन सी हम ऐसे हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं. देखिए क्या होता है ऐसे केस में, जब दे ही ना रखी हो हमें हेल्पिंग वर्ब, लेकिन चाहिए तो हमें है फिर भी, ऐसे केस में ना हमारे सेवियर बन के आते हैं डू और डज. और अगर पास्ट की बात की जाए तो डिड. लेकिन यहाँ पे मैं अभी डिड को नहीं यूज करूंगी. क्यों? क्योंकि अभी ये प्रेजेंट की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट. तो प्रेजेंट के केस में ये आते हैं डू और डज. इन्हें हम यूज कर सकते हैं. तो अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल में आते हैं. यहाँ पे क्या है, ही सिंगुलर है और हमें पता है कि सिंगुलर के लिए हम डज को यूज करते हैं. तो इसको हम कैसे नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, देखिए एक बार. ये हो जाएगा ही डज, और डज आ गया तो इसके साथ हम नॉट लगा सकते हैं. ही डज नॉट. अब आगे आप बोल सकते हो यूजुअली
कम हेयर। अच्छा, अब एक और चीज देखिए आप, अब यहाँ पे जो कम है ना, इसमें एस नहीं रहेगा। ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया भी हुआ है। क्या होता है, डू डज जो है, डू और डज के बाद में हमेशा ही, मैं अलग से साफ जगह पे लिख रही हूँ, देखिए यहाँ पे, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। डू और डज और डिड का केस भी रहता है, खैर वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डू और डज को ही यूज करेंगे हम। डू और डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, ये बेस फॉर्म में आती है। और बेस फॉर्म कौन सी होती है हमारी, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म होती है, यानी बिना एस के। यानी जो डू और डज के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे ना, इसमें हम एस नहीं लगाते। तो यहाँ पे देखिए डज आ गया ना, और डज आ गया, तो इसके बाद में जो कम्स है, तो ये कम्स नहीं रह जाएगा, ये सिंपल कम इतना हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए क्या हो गया हमारा सेंटेंस, he does not usually come here to read the newspaper, ये हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये सोच रहे हो कि ऐसे क्यों नहीं हुआ, he usually does not come here। देखो क्या होता है, मैं आपको अलग से बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। देखो, हमने प्रीवियस सेशन में कुछ एक वर्ड्स लिए थे, है ना, कि हम सिंपल प्रेजेंट में इनमें से वर्ड्स को यूज करते हैं। वो पूरा मैंने आपको वो फ्रीक्वेंसी का भी बताया था, वो ट्रायंगल कि 0% फ्रीक्वेंसी में क्या यूज किया जाता है, जैसे नेवर हो गया, और ऑलवेज हो गया, वो 100% के लिए ऑलवेज हो गया। इसके अलावा बीच में और वर्ड्स थे, जैसे फ्रीक्वेंटली था आपका, है ना, ओकेजनली ये वर्ड था, यूजुअली ये वाला वर्ड भी था, जनरली। ये सारे वर्ड्स प्रीवियस सेशन में आप देखना जाके, ये सारे वर्ड्स थे। तो इनके केस में क्या होता है, इन वर्ड्स को ना बीच में रखा जाता है। किसके, देखो एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हमारी मेन वर्ब, और इन दोनों के बीच में हम इन वर्ड्स को रखते हैं, जनरली, यूजुअली, तो ओकेजनली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, इन सभी वर्ड्स को हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में प्लेस करते हैं। इन्हें इधर आगे पीछे हम नहीं कर सकते। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई ऐसे भी आपको सेंटेंसेस मिलेंगे जहां पे मेन वर्ब नहीं दे रखी होती, वहां पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही दे रखी होती है। उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें देखिए पोजीशन तो यही है ना। अब देखिए कोई दो चीजें हैं, जैसे दो चीजें यहाँ रखी हुई हैं, तो हमें पता है कि एक चीज को हमें उसके बीच में ही प्लेस करना है, यहाँ पे ही रखना है। कई बार क्या है कि बाद वाली चीज नहीं दे रखी, इनकी तो वही रहेगी ना पोजीशन, है ना। अब जैसे अगर यहाँ पे अगर ये वाली चीज नहीं दे रखी, तो भी इनकी पोजीशन तो यही रहेगी ना। यानी अगर मेन वर्ब नहीं दे रखी कोई बात नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की तो हमेशा बाद में ही आती है ना, ये तो यहाँ रहेंगी। और अगर कई बार क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो, तो मेन वर्ब की तो पहले आती है ना, इनकी पोजीशन ये रहेगी, है ना। तो समझे इस बात को। इस वजह से हम क्या कर रहे थे, वहां पे जो यूजुअली था, देखिए ये जो वर्ड है हमारा यूजुअली, हम क्या कर रहे थे, इसे बीच में रख रहे थे दोनों वर्ब्स के, यानी डज और नॉट, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ में रहेगा, तो क्या डज नॉट, और मेन वर्ब क्या थी, कम, और इसके बीच में हमने रख दिया था किसे, यूजुअली को। तो ये हो गया हमारा ही यूजुअली, सॉरी मैं फिर से वैसे वही बोल रही हूँ, देखिए ये हो जाएगा ही डज नॉट यूजुअली कम हेयर टू रीड द न्यूज़पेपर। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से क्या है, दे बोथ या बोथ ऑफ देम यूजुअली कम हेयर टू रीड। अब यहाँ पे भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, तो यहाँ पे भी अगर हमें नहीं दे रखी, हमें बाहर से उठानी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब। और कौन सी उठा सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट का केस है, डू डज में से ही कोई एक उठा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे दे बोथ दो हैं, यानी यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब कौन सी होते हैं, डू और डज में से डू, ये होगी हमारी प्लूरल वर्ब। तो अभी हम यहाँ पे डू को यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, और डू के साथ में हम नॉट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दे बोथ, यहाँ पे कर रही हूं मैं, दे बोथ या बोथ ऑफ देम, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में, इनके बाद में यहाँ पे आ जाएगा डू नॉट, फिर यूजुअली कम हेयर टू रीड द न्यूज़पेपर, आगे एज इट इज रहेगा। तो आई होप आपको ये दोनों ही एग्जांपल समझ में आए हो, इनकी पोजीशन आपको समझ में आई हो, वो समझनी बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। जैसे ये था, यह कैफे सुबह 7:30 बजे खुलता है, सिंगुलर है। अब इसको अगर नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यह कैफे सुबह 7:30 बजे नहीं खुलता है। तो अब वहां पे आते हैं, अब यहाँ हमें नॉट लगाना है,
नॉट कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हमें, यहाँ पे कोई नहीं है यहाँ पे इज एम आर में से, है ना। तो हमें यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डू और डज में से ही कोई उठाना पड़ेगा। कौन सा उठाएंगे, जो सिंगुलर के लिए यूज होता है ना, क्योंकि दिस कैफे, एक है ये कैफे, तो सिंगुलर वाला उठाएंगे। सिंगुलर के लिए कौन सा यूज होता है, डज, ये यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दिस कैफे। इसके कैफे के बाद में यहाँ पे आ जाएगा डज नॉट, और डज नॉट आ गया वहां पे, तो ओपन में से एस आपको हटाना पड़ेगा। क्यों, फिर से वही केस, क्योंकि देखिए नीचे मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए डू और डज के बाद में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म में आती है, यानी विदाउट एस या ईएस आप लगाओगे। तो ये हो जाएगा दिस कैफे डज नॉट ओपन एट 7:30 इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं अभी। फोर्थ एग्जाम्पल, हम हमेशा भोजन करने से पहले अपने हाथ धोते हैं, यानी वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, फिर से उठानी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। कौन सी, डू डज में से कौन सी आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वी, हम प्लूरल है, तो प्लूरल है तो डू आ जाएगी, ये हो जाएगा वी डू नॉट ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील्स, ये हो जाएगा। वी के तुरंत बाद आप यहाँ पे लगा देना, क्योंकि ये वर्ड्स अभी बताए थे ना मैंने, ये ऑलवेज, नेवर, रेयरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, इनको बीच में रखना है। तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगी, डू नॉट, और बीच में ये आ गए, और फिर मेन वर्ब क्या थी हमारी यहाँ पे, वॉश, तो ये हो जाएगा डू नॉट ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल में, माई फादर जॉग्स इन द पार्क एवरी डे, मेरे पापा रोज पार्क में दौड़ते हैं, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, रोज नहीं दौड़ते, है ना। तो इंग्लिश में फिर से वही कैसे करेंगे, डू या डज लगा के करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर दे नहीं रखे हमें। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब जो है सिंगुलर चाहिए होगी। अब यहाँ पे हमें डज को यूज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, माई फादर, ये हो जाएगा माई फादर। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूं डज नॉट, उसके बाद में जो ये है जोग, ये होगी हमारी मेन वर्ब थी ये जोग, और इसमें से हमें एस को हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वही बात, डज के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये किस में आएगी, बेस फॉर्म में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट में आते हैं, ये हो जाएगा नेक्स्ट में, जैसे दे रखा है आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए गेट सिर्फ मेन वर्ब दे रखी है, अगेन यहाँ पे भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, तो क्या करेंगे, डू डज में से एक लगानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आए का केस है, और आए खुद के लिए, अपने लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, बड़ी वाली, यानी प्लूरल वाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू आ जाएगा, आई डू नॉट गेट अप एट 6 o'clock, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, लास्ट एग्जाम्पल जो है ये। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर, सिंगुलर है यहाँ पे, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डज, और डज के साथ में नोट तो आता ही है, माई सिस्टर डज नॉट, और ड्रिंक से एस हट जाएगा अगेन, क्योंकि बेस फॉर्म चाहिए हमें इसके बाद में, है ना। तो ये हो जाएगा माई सिस्टर डज नॉट ड्रिंक टी अ लॉट, ये हो जाएगा। तो ये थे हमारे नेगेटिव फॉर्मेशंस। आई होप आपको सारी समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक काम करिएगा, थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को फिर से देख लेना, और फिर भी अगर नहीं आ पा रही है ना, दैट मीन्स आपने प्रीवियस सेशंस जो मैंने करवाए थे उनमें ध्यान नहीं दिया अच्छे से, उन्हें आप देखना, उसके बाद में सारी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, अब इसको कैसे नेगेटिव किया जाए। देखिए आपको ना स्पोकन इंग्लिश के लिए ना सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये आनी चाहिए कि कैसे हम सिंपल से सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में बना सकते हैं, है ना। नेगेटिव मीन्स मना करने के सेंस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम उन्हें इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं, यानी क्वेश्चन पूछने की सेंस में, कि अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तब आप क्या बोलोगे, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और अभी तो मैं सिर्फ अभी नेगेटिव पे हूँ, उसके बाद में हम इंट्रोगेटिव पे भी आएंगे, तब भी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। और देखिए जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही फायदा होगा। ऐसे नहीं है कि आप बैठे हो एक बार पढ़ लिया और एक बार में सब आ गया, ऐसे पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। चलिए
नेक्स्ट में आते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, वह बस चलाता है, ही ड्राइव्स अ बस। अब सब्जेक्ट है हमारा ही यानी सिंगुलर। वर्ब कहाँ है इसमें, सिर्फ अभी एक बार के लिए फर्स्ट पार्ट की बात करो, ये दो इसमें लिखे हुए मीनिंग्स, दो फॉर्मेशंस लिखी हुई है। जो फर्स्ट फॉर्मेशन है सिर्फ एक बार यहाँ पे देखते हैं, सिर्फ इतनी सी फॉर्मेशन को एक बार मैं लेके चल रही हूँ। यहाँ देखिए ही ड्राइव्स अ बस, हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो हमें बाहर से लेनी पड़ेगी। कौन सी लेंगे, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब यानी डज आ जाएगा। डज और नेगेटिव बना दो, डज नॉट, ही डज नॉट, और ड्राइव के बाद में एस हट जाएगा अगेन क्योंकि हमें बेस फॉर्म चाहिए है डज के बाद में, तो ये हो जाएगा ही डज नॉट ड्राइव अ बस। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ है। इसका जो सेकंड हाफ है, ही इज अ बस ड्राइवर, ये तो बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पे तो हमें पका पकाया दिया हुआ है, यहाँ पे तो हमें इज दे रखी है जो हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे तो हमें सिंपल करना क्या है, सिर्फ नॉट लगा देना है, कहाँ पे, इज के तुरंत बाद ही हो जाएगा ही इज नॉट अ बस ड्राइवर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं नर्सेज। अब यहाँ पे जो नर्सेज हैं क्या है, ये प्लूरल है ना, बहुत सारी हैं, नर्सेज प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो क्या लगाने पड़ेंगे, डू डज लगाने पड़ेंगे। डू डज में से कौन से वाला आएगा यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे आ जाएगा डू। अब नॉट लगा दो डू के साथ में, नर्सेज डू नॉट लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स। अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट नेगेटिव फॉर्मेशन में आ गया है। नेक्स्ट में आइए, बार्बर कट्स हेयर। अब यहाँ पे देखिए बार्बर सिंगुलर, इसके लिए वर्ब भी हमें सिंगुलर चाहिए। इस बार हम इसको डू को नहीं लगा पाएंगे, इस बार हमें डज को यूज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा बार्बर डज और नॉट लगा देंगे। और डज नॉट के बाद में जैसे ही डज आ गया तो हमें पता है कि जो डज और डू हैं इनके बाद में V1 आती है और ये भी किस में आती है, बेस फॉर्म में आती है, तो यहाँ पे एस या ES का कोई चांस नहीं बचता, तो यहाँ पे हम एस को हटा देंगे। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ है, बार्बर डज नॉट कट हेयर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, माई मदर यानी सिंगुलर है तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, डज नॉट, और क्योंकि डज है तो यहाँ पे वर्क से एस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा माई मदर डज नॉट वर्क इन द बैंक, ये हो जाएगा। देखो आपको है ना, मैं एक इजी सा तरीका बताती हूँ। देखो क्या है, डू और डज के केस में जो डज है वो सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है ना, डज में एस आ रहा है, और हेल्पिंग वर्ब में ना, हेल्पिंग या मेन वर्ब में एक बार हम एस लगा देते हैं तो उसके बाद में हम नहीं लगाते, बस एक ही बार लगा देते हैं। तो डज में जब एस आ गया हमारा तो उसके बाद में जब भी कोई वर्ब आएगी ना फिर एस की जरूरत नहीं रह जाती, वो सिंगुलर के लिए वो एक बार आ गया, वो हमने डज में लगा दिया, अब आगे जितनी भी लगाएंगे ना बिना एस या एस के आ जाएंगी, सिंपल बेस फॉर्म में आ जाएंगी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ हो। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, प्रीवियस सेशन में हमने ये वाले एग्जांपल्स भी किए थे, अब इनको भी नेगेटिव में हम बना लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें क्या है, माय पेरेंट्स, अब ये क्या है, प्लूरल है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, यानी हमें डू डज में से लगानी पड़ेगी। प्लूरल वाले के लिए हम क्या यूज करते हैं, डू को यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा माय पेरेंट्स डू, और नेगेटिव बना दिया हमने नॉट लगा के, डू नॉट, और इसके बाद में लिव इन चंडीगढ़। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट में आइए, अच्छा नेक्स्ट जो है ना वो कंटिन्यूअस का केस है तो ये हम बाद में उठाएंगे। थर्ड एग्जांपल में आइए, द टेम्पल स्टैंड्स, अगेन यहाँ पे हो जाएगा द टेम्पल डज नॉट स्टैंड इन द हार्ट ऑफ द सिटी। यहाँ पे क्या हो गया, फिर से वही केस, टेम्पल सिंगुलर के लिए हमने डज लगा दिया और यहाँ पे स्टैंड में से एस को हटा दिया। और जो फोर्थ एग्जाम्पल है ये फिर से कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है, तो चलो इनको भी कर ही लेते हैं। अभी नॉट ही तो लगाना है ना, नेगेटिव ही तो बनाने हैं, और वो भी कहाँ लगाना है, नॉट हेल्पिंग वर्ब में लगाना है, हेल्पिंग वर्ब दोनों में दे ही रखे, चलो बना ही लेते हैं इनको भी, अभी साथ के साथ ही कर लेते हैं। देखिए सेकंड में आते हैं, सेकंड में जो लिखा हुआ है ना ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, आई अपोस्ट्रोफी एम, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, आई एम इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। तो अब देखिए इज एम आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर में से एम तो दे रखी है यहाँ पे, और हेल्पिंग वर्ब में नोट लगानी होती है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई एम नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम के बाद में हम लगा देंगे आई एम नॉट विद
सम फ्रेंड, आई एम नॉट लिविंग विद सम फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। फोर्थ में देखिए यहाँ पे इज दे रखी है, यहाँ पे भी सिंपल हम नॉट लगा देंगे इसके बाद में, ही इज नॉट स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ट्री, ये हो जाएगा। तो ये सारे भी हमारे नेगेटिव फॉर्मेशंस बन गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी ये हमारा लास्ट है शायद प्रीवियस सेशन का, जो मैंने आपको टास्क दिया था उसमें। देखिए 6th एग्जाम्पल पे आते हैं सबसे पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक लोता ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, यानी यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, पका पकाया है, तो यहाँ पे बहुत इजीली हम कर लेंगे। गॉड इज हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाना है, हमारा काम हो गया। देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये आप ये मान के चलिए, ये जो गिवन होती है हमें, जैसे इज एम आर पास्ट में आप देखोगे, पास्ट में देखोगे, अभी प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में देखोगे वॉज वर है, तो ये है ना, आप ये मान सकते हो कि ये मैगी की तरह होती हैं कि ये पहले से प्रिपेयर्ड आती है, हमें क्या करना है, हमें बस उबालना है इनको, बस हो गया काम। लेकिन और जो बाकी जो दे रखी होती है ना मेन वर्ब, यहाँ पे डू डज वगैरह हमें यूज करने पड़ते हैं, बाहर से उठाने पड़ते हैं, हमें एफर्ट लगाना पड़ता है ये देखने के लिए कि सिंगुलर है प्लूरल, मीन्स हमें मेहनत करनी पड़ती है। ये होता है कि हम आटा ले आए, अब हमें उसको गुथना है और उसी में से हमें वो रोटियां बनानी है, सेकनी है, फिर जाके खाने लायक होंगी, तो ये वो लेंदी वाला प्रोसेस हो गया। और ये जो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो गया, ये मैगी वाला काम हो गया, यानी ये बस यहाँ पे है, इनको बस थोड़ा सा उबालना है, यानी इनके बाद में हमें बस नॉट ही लगाना है, दैट्स इट। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। अच्छा यहाँ पे है ना, मैं समझाऊंगी नहीं क्योंकि अब मैं बहुत एग्जाम्पल समझा चुकी हूँ, मैं यहाँ पे फटाफट से सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर्स बता रही हूँ। फर्स्ट में हो जाएगा द सन, इसके बाद में डज नॉट, और डज नॉट आ गया तो राइज में से एस हट जाएगा, द सन डज नॉट राइज एवरी मॉर्निंग। अच्छा देखिए यहाँ पे ना अभी के लिए आप सेंस मत लगाना इसमें, क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिव बना रही हूँ मैं ट्रांसलेशंस, क्योंकि ये सारे जितने भी है ना, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो करेक्ट हैं अपने आप में, लेकिन इनमें सिर्फ नेगेटिव ट्रांसलेशन करनी है, सिर्फ ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको देखना। तो देखिए रीजनिंग मत लगाना यहाँ पे। तो देखिए पेंगुइन्स, यहाँ पे हो जाएगा डू नॉट लिव इन एंटार्क्टिका। नेक्स्ट में आते हैं द अर्थ, ये हो जाएगा यहाँ पे डज नॉट, और डज आ गया, डज में एस आ चुका है जब एक बार, तो गोज वाला हटा देंगे। नेक्स्ट में आते हैं रिवर्स डू नॉट फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड, और नेक्स्ट है फॉर्च्यून डज नॉट, अब यहाँ पे भी देखिए डज में एक बार ऐसा आ गया तो फेवर वाला एस हट जाएगा, अभी ये फॉर्च्यून डज नॉट फेवर द ब्रेव, ये हो गया। ये सारे आपके हो गए नेगेटिव में। अब आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज भी हम इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे, नेगेटिव बनाने की ही प्रैक्टिस करेंगे। जिनको अब तक भी ये नहीं समझ में आ पाया है कि हम कब लगा रहे हैं डू या डज कब लगा रहे हैं, उन्हें अभी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए देखो सबसे पहले तो आप ये समझिए सिंपल प्रेजेंट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और यहाँ देखिए जो बी है ये भी तो फर्स्ट फॉर्म है, और इज एम आर ये भी तो फर्स्ट फॉर्म ही है। तभी मैं बोल रही हूँ कि इज एम आर प्रेजेंट में हम इज एम आर को यूज करते हैं, पास्ट में क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है तभी पास्ट में वॉज वर को यूज किया जाता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हमें चाहिए यानी इज एम आर चाहिए हमें यहाँ पे। अब देखिए एक बात ये निकल के आती है कि कब सेंटेंस में इज एम आर लगाया जाए और कब सेंटेंस में ये एस या ई एस लगाए जाएं वर्ब्स के तौर पे। अभी नेगेटिव नहीं बना रहे हैं, अभी एक बार सिंपल ट्रांसलेशन की बात बता रही हूं मैं। नेगेटिव वाला भूल जाओ, वो आपका एक बार टास्क था जो प्रीवियस सेशन में मैंने दिया था, वो टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब उस चीज को एक बार के लिए आप साइड में रख दो, अपना माइंड सिर्फ यहाँ पे फोकस करिए। ये मानिए कि अभी यहाँ से नया सेशन जो स्टार्ट हुआ है, बस अब नई चीज हम सीख रहे हैं। एक बार के लिए उस चीज को आप साइड में रख दो। इस बार हम सिर्फ पॉजिटिव करेंगे, अभी इस बार हमें सिर्फ ट्रांसलेशन करना है। ये जो सेंटेंसेस मैंने 5 दे रखे हैं इनका। अब देखिए जो सिंपल प्रेजेंट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म में ही एस ई एस या आई ई एस लगाया जाता है। तो अब देखिए कहाँ आप ये लगाओगे या कहाँ इज एम आर लगाओगे। सिंपल सा आप ये देखिए,
अगर कोई काम हो रहा है, अगर कोई एक्शन हो रहा है, कुछ काम किया जा रहा है वहां पे ये वाला केस लगेगा एस या ईएस वाला। और अगर कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा, बस स्टेट बताई जा रही है, स्टेट क्या यानी अवस्था, उसकी स्थिति, सिर्फ अवस्था बताई जा रही है, तो वहां पे इज एम आर में से लग जाएगा। अब देखिए, अगर मैं ये कहती हूं दैट आई एम अ टीचर, यानी मैं एक टीचर हूं, तो आई के साथ में मैंने क्या लिखा है, आई एम लगाया है, क्योंकि देखिए आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। इस सेंटेंस में कोई एक्शन तो हो ही नहीं रहा है ना, यहाँ पे तो बस बताया गया है कि हाँ मैं टीचर हूं, कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा इसमें स्थिति बताई गई है कि मेरी स्थिति क्या है कि मैं एक टीचर हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, एम, आई एम। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं पढ़ाती हूं, अब क्या हो रहा है, अब एक्शन हो रहा है, अब काम हो रहा है, क्या, पढ़ाना। तो इसमें अब मैं क्या करूंगी, अब इसमें मैं ये नहीं बोल सकती आई एम टीच, नहीं, अब मैं एम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अब एक्शन हो रहा है। अब ये इज एम आर नहीं यहाँ पे काम करेंगी, अब एक्शन हो रहा है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे एस या ई एस वाले केस में। अब ये हो जाएगा आई टीच, ये हो जाएगा। चलिए, अभी मैंने आपको एक बार बेसिक कंसेप्ट बता दिया है इनका, कि कब हम इज एम आर लगाते हैं, कब हम एस या ई एस तक ही रहते हैं मेन वर्ब में। अब फटाफट से एक बार ये 10 सेंटेंसेस हैं, इनको जल्दी से आप ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में। देखिएगा, जहां पे एक्शन हो रहा है वहां पे एस या ई एस लगाओगे, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ स्थिति बताई जा रही है कि हाँ बस वो है, वहां पे क्या हो जाएगा, इज एम आर में से कुछ आ जाएगा, वो आप देखिएगा। चलो अब जल्दी से इनको ट्रांसलेट करिए, वीडियो को यहीं पे पॉज करिए। सो आई होप आपने सारे कर लिए होंगे। चलिए अभी इनके आंसर्स पे आते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में क्या था कि मैं अपनी नानी के घर जाना चाहती हूँ, तो वहां पे क्या था कि मैं जाना चाहती हूँ, तो वांट का मीनिंग होता है चाहना, कि मैं चाह रही हूं कि ऐसा हो जाए, तो वांट इसकी इंग्लिश हो गई। अब देखिए आई के साथ में ये हो गया आई वांट। अब कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो आई वांट्स ये बोलते हैं। इनफैक्ट मैं बहुत बार देखती हूँ, जैसे पिक्स वगैरह पे भी अगर वो कमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, आई वांट्स टू टॉक टू यू, आई वांट्स दिस, आई वांट्स योर रिस्पॉन्स। वो गलत होता है, वो नहीं सही होता, क्योंकि आई के साथ में तो प्लूरल वर्ब आती है ना, और प्लूरल वर्ब में ऐसे यस नहीं आता। तो यहाँ पे आप ये गलती मत करना, ये डायरेक्ट बोला जाएगा आई वांट टू गो टू माई ग्रैंडमाज हाउस, ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था, मैं मेरी माँ की घर के कामों में मदद करती हूँ। अच्छा, जो घर के काम, इनके लिए जो इंग्लिश यूज होती है ना, इसको बोलते हैं CHORES, चोर्स, ये कहा जाता है उन्हें। तो ये हो जाएगा आई हेल्प माई मदर इन हर हाउस होल्ड चोर्स, ये हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी आई हेल्प्स मत कर देना आप, वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट बोला जाएगा आई हेल्प, क्योंकि आई के साथ में प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था, सिपाही चोर को पकड़ता है। इसमें आते हैं, आप देखिए, द पुलिस मैन, सिपाही चोर को पकड़ता है, यानी एक की बात, वैसे ही जनरल सेंस में एक की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। ऐसे तो नहीं कहा ना कि बहुत सारे सिपाही पकड़ते हैं, वो नहीं है, पकड़ता है, यानी एक, यानी सिंगुलर है। अब यहाँ पे हमें एस या एस लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कैचेस द थीफ। अब ये हो जाएगा ई एस आ गया। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट में आइए, स्टार्स शाइन इन द स्काई, यानी अब यहाँ पे क्या था, स्टार्स प्लूरल था, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो गया, शाइन, शाइन्स नहीं कहा हमने, शाइन, दैट्स इट। और लास्ट एग्जाम्पल क्या था लास्ट वाले में, वह रोज कसरत करता है, यानी कसरत करना यानी एक्सरसाइज करना। वह एक ही पर्सन है, तो ये हो जाएगा ही एक्सरसाइजेज, एस आ गया ना एक और एक्स्ट्रा, तो ये हो गया ही एक्सरसाइजेज डेली। अगले में आते हैं। अब यहां देखिए, सिंपल ये कहा गया था कि जो मेरी नानी है वो 70 साल की हो गई है। अब यहाँ पे वो काम नहीं कर रही, बस वो हो गई है इतनी, है ना, बिना मीन्स ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम कर रही है, कि वो जैसे खाना बना रही ही है ना, या पढ़ रही है या लिख रही है कुछ, या कोई जैसे नॉवेल पढ़ रही है, इस टाइप से वो कुछ काम नहीं कर रही, बस वो हो गई है उतनी, उसकी स्टेट है ये, उसकी स्थिति है ये कि वो हो गई है, हो चुकी है बस। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, स्टेट के केस में हम इज एम आर को यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड मा इज
70 year old, ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे मेरी माँ एक अध्यापिका है। अब ये सिर्फ बताया गया है, ये उनकी स्टेट बताई है, उनकी स्थिति बताई है ना, कि वो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई मदर इज अ टीचर। नेक्स्ट में आते हैं, द पुलिस मैन्स ड्यूटी इज टू कैच अ थीफ, यानी पुलिस मैन की ड्यूटी क्या है, चोर को पकड़ना, उसकी ड्यूटी है, उसका काम है ये कि पकड़ना। तो यहाँ पे अच्छा ये नहीं कहा गया, यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल आपको फिर से दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे ना ये नहीं कहा गया है कि चोर को पकड़ता है, वो तो फर्स्ट वाले पार्ट में हो गया, सिपाही चोर को पकड़ता है। अब क्या कहा गया था कि चोर को पकड़ना सिपाही का काम है, बस उसका काम है, ये सिंपल ये बताया गया है। ये नहीं कहा है कि अभी पकड़ना है उसको, यानी उसका काम है। दैट मीन्स वो स्टेट बताई है, तो इज एम आर में से लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिपाही की बात हो रही है, तो इसके लिए हम यहाँ इज को यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा द पुलिसमैन्स ड्यूटी इज टू कैच अ थीफ, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, द सन सिंगुलर है, द सन इज अ स्टार, तो यहाँ पे भी कुछ काम नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में क्या था, स्टार्स जो है वो चमक रहे थे, वो कुछ काम कर रहे थे ना, है ना, वो शाइन यानी चमकते हैं, वो काम करते हैं यानी चमक रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो बस स्टार है, उसकी स्थिति है ये, तो इज आ गया यहाँ पे। और लास्ट एग्जाम्पल कि एक्सरसाइज जो है सेहत के लिए अच्छी होती है, तो यहाँ पे सिंपल इज आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी स्टेट की बात हो रही थी। आई होप आपको ये एक्शन वाला और स्टेट वाला जो है ये क्लियर हुआ होगा। देखो वर्ब यानी या तो कोई काम हो रहा है या कोई स्थिति बताई गई है ना, या तो मैं अभी बात कर रही हूं यानी एक्शन हो गया, या फिर मैं टीचर हूं यानी वो मेरी स्थिति है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगी। नेक्स्ट में आते हैं, अभी आपको क्या करना है वो देखिए, ये जितने भी एग्जाम्पल्स अभी हमने किए हैं ना यहाँ पे, अब इन सब को आपको नेगेटिव में ट्रांसलेट करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। फटाफट से करिएगा आप यहाँ पे, जल्दी से, है ना, इसको वीडियो को पॉज करिए आप यहाँ, मैं एक बार इसको साफ कर देती हूँ सारे को। अब फटाफट से यहाँ पे पॉज करके वीडियो को, और इन सभी एग्जाम्पल्स को नेगेटिव में आप कन्वर्ट करिए जल्दी से। अच्छा, और जिनको अभी भी ये है ना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार उनके लिए थोड़ा सा मैं और बता रही हूँ। देखो नेगेटिव बनाना है हमें, यानी नॉट लगाना है हमें, और नॉट किस में आएगा, हेल्पिंग वर्ब में, तो ये करना है हमें। और अगर इज एम आर दे रखा है तो लगा देंगे, अगर नहीं दे रखा तो हमें डू और डज की हेल्प लेनी पड़ेगी, इंपोर्ट करने पड़ेंगे वो। तो आप इस तरह से बनाइए जल्दी से। और हम डिड को क्यों नहीं यूज कर सकते वो देखिए, क्यों, क्योंकि जो डिड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आता है ना, और सेकंड फॉर्म तो पास्ट में आती है, इस वजह से हम इनको नहीं यूज कर रहे, सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट वाले पार्ट को ही हम यूज कर रहे हैं, यानी इज एम आर और डू डज को ही यूज कर रहे हैं। चलिए अब करना स्टार्ट करिए, आई होप आपने सबने कर लिया होगा। चलिए वापस आते हैं, अब देखिए इन्हें हमें नेगेटिव में बनाना है। अब देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है I want to go to my grandma's house। अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव में बनाना है, हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखी हमें, हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, तो क्या करेंगे, डू और डज को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, I है, I के साथ में हम डू को यूज करते हैं, I do not want to go to my grandma's house, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में सेम कंडीशन, I do not help my mother in her household chores, ये हो जाएगा कि मैं नहीं करती उनकी हेल्प। थर्ड है the policeman, कि जो पुलिसमैन है वो नहीं पकड़ता चोर को, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, the policeman does not। अब does क्यों लगा रही हूँ, the policeman एक है वो, इस बात का ध्यान रखना। देखिए एक होता है पुलिस को हम प्लूरल में भी ले सकते हैं, इसे हम सिंगुलर में भी काउंट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या है। मैक्सिमम केसेस में पुलिस को ना प्लूरल में ही काउंट किया जाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस की बजाय ये आ जाए ना पुलिस मैन, अब यहाँ पे मैन आ गया, पुलिस मैन, यानी अब एक पर्सन की बात हो रही है वहां पे, और इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, डज। ये हो जाएगा द पुलिस मैन डज नॉट कैच। अब es नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि es डज में आ गया ना एक बार, अब कैच में नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, द पुलिस मैन डज नॉट कैच द थीफ, ये हो जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल, स्टार्स डू नॉट
शाइन इन द स्काई, ये हो जाएगा। और लास्ट एग्जाम्पल है ही डज नॉट, और एक्सरसाइज में से एस हट जाएगा, ही डज नॉट एक्सरसाइज डेली, अब ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं जो स्टेट वाले एग्जाम्पल्स थे ना, इज एम आर, जिनमें पहले से दे रखा है, इनको हम कैसे नेगेटिव बनाएंगे, ये तो बहुत ही इजी है। इनमें तो सिर्फ ये जो दे रखा है ना इज एम आर, कुछ भी दे रखा हो इनके बाद में नॉट आ जाएगा, तो हो जाएगा माई ग्रैंडमा is not 70-year-old, my mother is not a teacher, the policeman's duty is not to catch a thief, the sun is not a star, exercise is not good for health, ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी अब आते हैं लास्ट सेक्शन पे, जो है हमारा फ्रेजल वर्ब, लास्ट वोकैबुलरी सेक्शन पे। अब देखिए आज की जो फ्रेजल वर्ब है हमारी वो है स्टैंड। स्टैंड से रिलेटेड जितने भी मीनिंग्स पॉसिबल हैं अलग अलग प्रपोजिशंस लगाने के बाद में, वो अभी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टैंड असाइड, इसका क्या मीनिंग होता है, स्टेप साइडवेज टू मेक अ स्पेस फॉर समवन एल्स। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ना स्टैंड असाइड, असाइड मीन्स इसमें जो वर्ड है ना साइड, इसी से इसका मीनिंग आ जाएगा, यानी स्टैंड असाइड की थोड़ा सा आप साइड में हो जाइए, साइड में खड़े हो जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, स्टैंड असाइड प्लीज सो द डॉक्टर कैन गेट थ्रू, कि आप प्लीज साइड में खड़े हो जाइए, आप साइड में, आप बीच में मत रहिए। स्टैंड असाइड मीन्स थोड़े से बगल में खड़े हो जाइए ताकि डॉक्टर यहाँ पे आ सके। नेक्स्ट में है स्टैंड बैक। अब बैक का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, अब बैक का वो पीछे वाला मीनिंग नहीं हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम हैजार्ड, यानी कोई मुसीबत है, वो कैसे भी हो सकती है मुसीबत, वैसे जो हमें सामने दिखाई दे रही है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, आगे गड्ढा है, वहाँ पे गिर जाएंगे अगर आगे बढ़े, वो भी हो सकती है, या वैसे भी हो सकती है जैसे डेली लाइफ में अब ये मुसीबत आने वाली है, उसके केस में भी हम बोल सकते हैं वहाँ पे क्या है, स्टैंड बैक। इसका मतलब क्या है कि वो जो प्रॉब्लम है उससे एक उचित दूरी बना के रखो, यानी स्टैंड बैक यानी उससे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके रखो उस मुसीबत से। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल, यू हैड बेटर स्टैंड बैक एंड लेट मी ऑपरेट द चेनसो, यानी कि ये कहा गया है कि तुम एक काम करो, तुम थोड़ी सी दूरी बना के रखो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से तुम दूरी बना के रखो और यहाँ पे मुझे ऑपरेट करने दो, मैं अभी यहाँ पे ऑपरेट करता हूँ। तो ये कहा गया है एग्जाम्पल में। तो चलिए नेक्स्ट में आते हैं, स्टैंड बाय। अब स्टैंड बाय का क्या मीनिंग होता है, देखिए आपने देखा होगा कि क्या होता है, कई बार आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो अगर ज्यादा टाइम तक आप उसको टच नहीं करते, मीन्स ज्यादा टाइम तक आप कर्सर को मूव नहीं करते, तो वहां पे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली एक स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। यानी स्टैंड बाय मोड कौन सा, कि एनर्जी सेविंग के लिए, एनर्जी बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि स्टैंड बाय मोड में चला जाता है, यानी कि वेटिंग मोड में, कि बस वो वेट कर रहा है वहां पे, अब वहां पे कोई काम नहीं हो रहा तो वेट कर रहा है, और इस एक्सपेक्टेशन में कि आगे कुछ होगा उसके लिए, मींस जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक वो वेट करता रहेगा, वो वेटिंग मोड हो जाता है उसका, स्टैंड बाय मोड यानी वेटिंग मोड उसमें चला जाता है ना। वैसे ही यहाँ पे स्टैंड बाय का मीनिंग यही होता है कि वेटिंग वाले मोड में चले जाना, कि हाँ एक्सपेक्ट करना कि हाँ अभी कुछ होने वाला है लेकिन अभी मैं वेट कर रही हूँ, बस वेट एंड वॉच वाली टेक्निक। तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्टैंड बाय। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज स्टैंड बाय फॉर मोर इंस्ट्रक्शंस, कि जैसे ये होता है ना कि जैसे कोई ऑफिस का सिनेरियो है, वहां पे क्या होता है कि बॉस ऑर्डर देके चला जाता है कि अभी के लिए तुम इतना करो और आगे की इंस्ट्रक्शंस के लिए ना अभी तुम वेट करो मेरा, है ना। तो दैट मीन्स प्लीज स्टैंड बाय फॉर मोर इंस्ट्रक्शंस, की अभी के लिए इतना काम जब हो जाता है तो वेट करना जब तक कि मैं आगे और इंस्ट्रक्शंस ना दे दूं, तो ये हो जाएगा स्टैंड बाय। अच्छा, स्टैंड बाय का ना एक और मीनिंग भी होता है, आपने सुना होगा, जैसे बोलते हैं एक सॉन्ग भी है स्टैंड बाय मी, तो इनका मीनिंग क्या होता है, स्टैंड बाय सम पर्सन, इसका मतलब क्या होता है, किस सेंस में यूज होता है, यानी सपोर्ट, टू कंटिन्यू टू सपोर्ट डिस्पाइट थिंग्स बीइंग बैड, यानी बुरे टाइम में सपोर्ट करना, बुरे टाइम में साथ खड़े रहना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्टैंड बाय। एग्जाम्पल देख लेते हैं, they stood by us all along and it's awesome to see them out here to support us today, यानी कि वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं बुरे टाइम में, एंड
इट्स ऑसम टू सी देम हेयर टू सपोर्ट अस टुडे, और आज भी उन्हें यहाँ पे खड़े हुए देखना अच्छा लगता है हमें कि इट्स ऑसम, यानी एक अच्छी फीलिंग देता है ये देखना कि वो आज भी हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, यानी स्टैंड बाय यानी मुश्किल टाइम में किसी का साथ देना। नेक्स्ट में आते हैं स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर होता है सहन करना, टू बियर, टू पुट अप, टू कॉप विद, दैट मीन्स टू टॉलरेट, ये हो जाएगा। अब देखिए, वी वॉन्ट स्टैंड फॉर दैट टाइप ऑफ बिहेवियर। अब अगर ये कहा जाए कहीं पे, जैसे आप ये लगाइए आप कॉलेज में आपने कुछ बदमाशी कर दी, कुछ मिसचीफ कर दिया आपने, तो वहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं वो आपको बोलते हैं दैट वी वॉन्ट स्टैंड फॉर दैट टाइप ऑफ बिहेवियर। उसका मतलब ये नहीं है कि हम खड़े नहीं है इस बिहेवियर के लिए, उसका मतलब क्या है कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे इस टाइप का बिहेवियर, हम टॉलरेट नहीं करते ऐसे बिहेवियर को, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, स्टैंड फॉर। नेक्स्ट में आते हैं स्टैंड इन फॉर। अब इसका क्या मीनिंग हो जाएगा वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ई प्लेस जो लिखा हुआ है यहाँ पे आर भी आ जाएगा, ये हो जाएगा रिप्लेस, वो मिसप्रिंटिंग हो रखी है, मिसस्पेलिंग हो रखी है थोड़ी सी, ये हो जाएगा स्टैंड इन फॉर का मीनिंग यानी टू रिप्लेस, किसी चीज से बदल देना उसको, जैसे टू एक्ट एज अ डबल और सब्स्टिट्यूट फॉर, सब्स्टिट्यूट बना लेना, यानी अगर एक चीज से काम चल रहा है तो उसको हटा के सिमिलर वैसे ही चीज लगा देना वहां पे, ताकि काम वैसे का वैसे चलाया जा सके, वो होता है सब्स्टिट्यूट, यानी बदल देना थोड़ा सा। देखिए, आई आस्क्ड माई कलीग टू स्टैंड इन फॉर मी सो आई कुड टेक द डे ऑफ। मैंने अपने कलीग से कहा, कलीग क्या होते हैं आपके, देखो जैसे आप कहीं पढ़ते हो, वहाँ पे आपकी क्लास में जो आपके फ्रेंड्स होते हैं या आपके क्लास में जो नॉन होते हैं पर्सन, वो क्या होते हैं, आपके क्लासमेट्स। आपके इसी तरह से कॉलेज वाले जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो किस में आते हैं, कॉलेज मेट्स में। लेकिन जो आप वर्क प्लेस पे, आप जब जॉब करते हो वहाँ पे आपके वर्क प्लेस पे जो आपके साथ में और काम करते हैं वो किस में आ जाएंगे आपके, वो उनको कहा जाता है कलीग। तो अब देखिए, मैंने अपने कलीग को कहा टू स्टैंड इन फॉर मी, यानी कि मेरी जगह आप थोड़ा सा काम कर देना ये, सो आई कुड टेक अ डे ऑफ, यानी मैं एक दिन की छुट्टी ले लेती हूँ और आप मेरी जगह पे बस एक दिन के लिए थोड़ा सा काम कर देना, यानी नॉर्मली वो काम मेरा है लेकिन एक दिन के लिए आप वहां पे आ जाना, अब वहां पे सब्स्टिट्यूट, एज अ सब्स्टिट्यूट आप वहां पे मेरा काम कर देना, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा स्टैंड इन फॉर। नेक्स्ट में आते हैं स्टैंड अप। अब स्टैंड अप का मीनिंग क्या होता है, देखो स्टैंड अप का मीनिंग ये भी हो जाएगा कि आप खड़े हो जाइए, स्टैंड अप का मीनिंग ये भी हो जाएगा कि किसी चीज को खड़ा कर देना, जैसे कोई है, जैसे कोई सीढ़ी लगी हुई है कि उसको दीवार के सहारे लगा के आप खड़ा कर दो, तो उसके लिए भी हम स्टैंड अप यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसमें क्या है, अच्छा एग्जाम्पल नहीं, पहले एक बार मीनिंग देख लेते। ब्रिंग समथिंग अप एंड सेट इनटू अ स्टैंडिंग पोजीशन, किसी चीज को स्टैंडिंग पोजीशन में ले आना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्टैंड अप। जैसे लॉरा स्टूड अप द सोफा, स्टूड द सोफा अप ऑन द एंड, कि उसने क्या किया, जो सोफा है उसे एक एंड में जाके स्टैंड अप, यानी वहां पे उसको सोफे को खड़ा कर दिया, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मीनिंग क्या है, देखिए स्टैंड आउट का मीनिंग है कि स्पष्ट दिखाई देना। यहाँ पे देखिए, बी ऑब्वियस, ऑब्वियस होना कुछ चीज, यानी वो तो साफ साफ दिखाई दे रही है। स्टैंड आउट यानी एक होता है ना कि जैसे भीड़ में भी साफ अलग से निकल के आना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्टैंड आउट। अब ये हो जाएगा, देखिए टू बी ऑब्वियस और कॉन्स्पिक्यूअस। जो कॉन्स्पिक्यूअस होता है ना, इसका मीनिंग यही हो जाएगा, यानी साफ साफ दिखना। कॉन्स्पिक्यूअस का आप मीनिंग लिख लेना, स्पष्ट दिखाई देना, ये बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस को। इन कॉन्ट्रास्ट टू वंस सराउंडिंग्स, यानी बाकी और भीड़ में अलग से निकल के आना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्टैंड आउट, तो ये हो जाएगा। टूरिस्ट गाइड्स ऑफन कैरी अम्ब्रेला सो दैट दे स्टैंड आउट इन अ क्राउड। जो टूरिस्ट के जो गाइड होते हैं, जो बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, तो वो जो टूरिस्ट गाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आमतौर पे ना अपने साथ में अम्ब्रेला रखते हैं, छाता रखते हैं, ताकि है ना बाकी लोगों को ना साफ पता चल जाए कि ये बाकी तो टूरिस्ट हैं और जिनके पास अम्ब्रेला है वो गाइड हैं, वो टूरिस्ट गाइड हैं। तो यानी वो भीड़ में मिक्स ना हो जाए, वो भीड़ से स्टैंड आउट कर जाए, यानी अलग से उभर के आए सामने। तो ये हो जाएंगे हमारी स्टैंड वाली सारी वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स। अब आते हैं एंड सेक्शन पे, यानी
सो आज का आपका टास्क है टुडेज टास्क, इसमें ये रहेगा कि आपको रूटीन लिखनी है, लेकिन इस बार आपको अपनी रूटीन नहीं लिखनी, वो आप एक बार कर चुके हो। इस बार आपको किसकी रूटीन लिखनी है? या तो आप अपने सिबलिंग की लिखो, राइट द रूटीन ऑफ योर सिबलिंग, एंड नहीं एंड है यानी दोनों की आपको लिखनी है, एंड योर बेस्ट फ्रेंड सेपरेटली। आपको दो रूटीन्स लिखनी है, एक तो आपको रूटीन लिखनी है आपके सिबलिंग की और दूसरी आपको रूटीन लिखनी है आपके बेस्ट फ्रेंड की, सेपरेटली अलग अलग लिखनी है आपको। आपके लिए आज के लिए दो टास्क हो गए। अच्छा, सिबलिंग क्या होता है? सिबलिंग भाई या बहन किसी को भी हम बोल देते हैं, जो हमारे ब्लड रिलेशन में रहता है ना, उसके लिए भी हम ये टर्म यूज करते हैं। कई बार हम कजन्स में भी यूज कर देते हैं, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट यही रहेगा कि आप जैसे अपने भाई या बहन ब्लड रिलेटिव्स जो है ना, उनके केस में इसको यूज करो। अदरवाइज हमारे पास एक और टर्म होती है ना, कजिन, ये होती है। अच्छा, कजिन में देखिए, कजिन चाहे आपका भाई है, कजिन ब्रदर ये नहीं कहते हैं ना, हम डायरेक्ट कजन बोलते हैं। कजन सिस्टर ये नहीं बोलते, हम डायरेक्ट कजन बोलते हैं, यानी कजन में भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। सेम केस होता है सिबलिंग के साथ में, सिबलिंग ब्रदर या सिबलिंग सिस्टर नहीं बोला जाता, सिंपल सिबलिंग बोल दिया जाता है। वहां पे भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। तो अब देखिए, आपको रूटीन लिखनी है दो, एक तो अपने सिबलिंग की और दूसरी आपको लिखनी है अपने बेस्ट फ्रेंड की सेपरेटली। और रूटीन मतलब जब से वो उठते हैं सुबह, वहां से लेके रात को उनके सोते टाइम तक की पूरी रूटीन की वो क्या क्या करते हैं वो लिखनी है। और आप अभी तक तो अच्छे से जान चुके हो कि रूटीन को हम किस में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लिखते हैं। तो अब देखिए, हाँ, और ये जो आप रूटीन लिखो ना, इसमें ये नहीं है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस ही लिखे जा रहे हो, नेगेटिव सेंटेंसेस भी आपको मिक्स करने हैं, क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंसेस भी कर चुके हो सारे। यानी ऐसे नहीं है कि वो ये करता है, फिर वो ये करता है, फिर वो ये करता है, फिर ये हो जाता है, वो नहीं। आपको नेगेटिव वाले बनाने हैं कि वो ये नहीं करता, वो ये भी नहीं करता, ये चीजें भी आपको लिखनी है सारी। और ये टास्क आप मुझे सबमिट करवा सकते हो मेरी इंस्टा आईडी पे, ये है मेरा इंस्टा हैंडल, आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, निशा चौधरी। तो ये था हमारा आज का सेशन। So guys, keep practicing, be safe and stay blessed. Thank you.